अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। वालेकुम। कल के शो से पहले भी सिचुएशन मशरिक़ वस्ता में बन रही थी। कशमकश ईरान और इसराइल की जारी थी और थ्रेट्स दिए जा रहे थे इसराइल की जानिब से, और अमेरिका में रिपोर्ट्स नशर हो रही थी कि इसराइल ऐसा कोई इकदाम उठा सकता है। तो इस बनते गर्दाब पर सेठ साहब ने कल भी एक पेशगोई की थी, लेकिन उससे अहम बात यह है कि आज से 6 माह पहले सिचुएशन इस नहज तक पहुंच जाएगी, ये प्रेडिक्शन सेठी साहब ने कैसे की थी? सबसे पहले प्रोग्राम में वो शामिल करेंगे। सीरिया को वो बिल्कुल नॉकआउट हो गया ना, कुछ अरसा लगेगा, कुछ 6 महीने साल, इससे तवज्जो हटेगी, फिर ये ईरान के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ईरान को। तो ईरान के और ईरान के अंदर जो सिचुएशन है वहाँ अब खमेनी साहब जो है वो अब सक्सेशन की बैटल शुरू हो रही है। वो चाहते हैं उनका बेटा जो है वो बने आयतुल्लाह बने, और वहाँ भी काफ़ी मसले हैं। अच्छा, तो वहाँ भी ये अब कोशिश करेंगे रेजीम चेंज की। मैं समझता हूँ अब रेजीम चेंज ईरान की बारी आ गई है। दे विल गो फॉर एन अटेम्प्ट टू डिथ्रोन द आयतुल्लाहs। अब वो कैसे करेंगे, कब होगा, वहाँ भी बड़े हालात ख़राब हैं इंटरनली, और इस रेजीम की पॉपुलैरिटी नहीं है। सो आई थिंक फोकस ऑन रेजीम चेंज इन ईरान ये आएगा अब। मेनोअन, अच्छा 13 दिसंबर को ये शो ऑन एयर गया था। उससे पहले बशारुल असद की हुकूमत का ख़ात्मा शाम में हुआ। उसी के पर्सपेक्टिव में सेठी साहब ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया था, और 13 जून 2025 को ये पेशगोई मेनोअन पूरी हो चुकी है। और उसके बाद अगला कॉन्टेक्स्ट भी सेठी साहब ने दे दिया, जिस पर आज के शो में डिटेल में बात करेंगे। कल क्या कहा था सेठी साहब ने जब मैंने सवाल किया कि क्या हो सकता है? ये खतरा तो अब नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना, डॉट्स हमें नजर आने शुरू हो गए। लगता है ऐसे है कि इजराइल जो है अब तैयारी पे है, पूरी तैयारी पे है। और ऐसे भी लगता है कि शायद अमेरिका ने उनको ग्रीन लाइट अगर नहीं दी तो रेड लाइट बंद होकर एम्बर लाइट पे आ गए। मैं समझता हूँ कि इजराइल विल लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इट विल बी अ लिमिटेड अटैक। उसमें अमेरिकन वेपन्स एंड स्पेशली बस्टिंग बॉम्ब्स विल बी यूज्ड, एंड इजराइल विल फ्लाई ओवर सर्टेन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, because वो उसके जहाज वहाँ वैसे नहीं पहुँच सकते, and so they'll need to be refueled and they'll have to fly over certain Middle Eastern countries to get to the nuclear sites of Iran. Conflict जो है इस वक्त बिल्कुल एज पे आई हुई है। और इस मुख्तसर से तबसरे में सेठ साहब ने सारी डायमेंशंस कवर कर दी थी। अटैक ही और वही हुआ रात 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इसराइल ने ये अटैक लॉन्च किया, और बताया जा रहा है 200 से ज़ायद इसराइली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो थे वो इसमें हिस्सा ले रहे थे, और 100 से ज़ायद मकामात ईरान में टारगेट किए गए। और जैसे सेठी साहब ने अपने तबसरे में कहा, लिमिटेड टारगेट्स होंगे। तो न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री फैसिलिटीज़, मिसाइल्स बेसिस, सीनियर लीडरशिप और सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की राइजिंग लाइन इस ऑपरेशन का नाम था, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आला फौजी क़यादत को नुकसान पहुंचाया गया, और 6 के करीब जौहरी साइंसदान ईरान के मुताबिक इसका निशाना बने हैं। तो जाहिर है सेठी साहब, एक बार फिर अब यहाँ तक के तो जवाब हमें मिल गया कि अटैक हो गया। सवाल और भी बहुत से उठ रहे हैं कि इसमें अमेरिका का क्या किरदार है, इसकी माशी कीमत क्या होगी, रजीम चेंज ईरान के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ईरान को किस कशमकश का सामना होगा, ईरान बदला लेने में कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूँगी। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खिताब किया कौम से, और उन्होंने उसमें बाकायदा ईरानी अवाम को भी मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक जाएंगे क्योंकि ईरान सबसे बड़ा ख़तरा है इसराइल के लिए, और हम इस ख़तरे से ख़ुद को निजात दिलाएंगे, नस्लों को निजात दिलाएंगे। आपके ख़्याल में ये जो अटैक है, 60 दिन जो डील के लिए दिए गए अमेरिका की जानिब से ईरान को, क्या ये एंटीसिपेटेड था कि ऐसे ही होगा, इसी तरह का होगा, अमेरिका की मदद के बगैर होगा? इससे पहले भी कभी हमला किया जा सकता था, या टाला गया, बदला गया प्रोग्राम को? थैंक यू आशा। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। अमेरिकनों को फुली इन कॉन्फिडेंस नेतन्याहू ने लिया था। ये प्रोजेक्ट ये रातों रात नहीं बना। इस प्रोजेक्ट के बनने में कम से कम 6 माह लगे होंगे, इससे भी ज़्यादा। और अमेरिकनों को पता होगा, और उनकी ताउन के साथ ये सब कुछ किया गया होगा। अब जो डिटेल्स मिल रहे हैं उससे जाहिर है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो CIA को तो पता था, बिकॉज इसके 3-4 पहलू थे। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये था कि तेहरान के करीब खुफिया तौर पर एक बेस एरिया बनाया गया। ये तो सोच भी नहीं सकते थे ईरानियंस कि उनके दरमियान के अंदर एक ऐसा इलाका जहाँ खुफिया तौर पे एक बेस एरिया बनाया जाए, जहाँ कमांडोज भी हों, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी हो, वेपन्स भी हों, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग भी हो, वगैरह वगैरह।
तो ये कोई रातों रात तो नहीं हुआ, तो ये तो तैयारी थी इसकी पूरी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टेंटली ये कह रहा था ईरान को कि आप बात कर ले, मेरे से बात कर ले, नहीं तो जंग होगी। तो उसे तो सब तैयारियों का पता था। क्या उसे ये भी पता था कि इस स्टेज पे ये लॉन्च होगा? मैं समझता हूँ ये भी पता था। ये भी आखिरी वक्त पे उन्होंने इतला कर दी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि ये ऑपरेशन जो है इसके बाद फिर ईरान के साथ कोई नेगोशिएशन हो। और इजराइल तो ये कह रहा है कि ये 2 हफ्ते और चल सकता है, अभी उन्होंने और भी टारगेटिंग करनी है। मगर ये ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की बातचीत फिर शुरू हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप फिर सीज फायर करवा के और एक नया डील ऐसे करवाए जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कामयाबी हासिल की है। मगर मैं समझता हूँ दिन ब दिन ये हालात बिगड़ने जा रहे हैं और इस किस्म के एजेंडे की जो प्रॉमिस है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो समझते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस, एम्बसीज, कॉन्सुलेट्स मिडल ईस्ट के अंदर, उन सबको वो टारगेट करेगा। हालांकि आज तक पिछले 2 दिन में, पिछले 1 दिन में अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं और कमेंटेटर्स जो हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि अमेरिका का कोई रोल नहीं है, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आगे अगर कोई बातचीत करनी है ईरान के साथ तो वो अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व हो और फिर जो भी निकलता है उससे उसकी क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ले। इसलिए वो कहते जा रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं था, हमारा कोई रोल नहीं था। और इसीलिए अब ईरान को कह रहे थे कि आप हम बात कर ले हमारे साथ वगैरह। और ऐसे ही इसीलिए कतर के अंदर एक नेगोशिएशन की आखिरी 6ठी राउंड ऑफ टॉक्स भी जो है वो भी शेड्यूल किया हुआ था। तो मगर मैं समझता हूँ ये दिन ब दिन गेम बिगड़ेगी अब, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अमेरिकन टारगेट्स और इजरायली टारगेट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे और दोनों को टारगेट करेंगे। अगर ऐसे होता है तो फिर अमेरिका विल डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व्ड इन द फाइट। तो ये जो बातचीत की जो बात है ये तो खत्म हो जाएगी। मगर इससे कबल कि हमें ये देखना है कि इजराइल के जहाज जो है वो जब इजराइल के एयर स्पेस से चले हैं और कोई 200 से ज्यादा जहाज आए हैं, 100 से ज्यादा टारगेट्स थे उनके, हर जहाज में 3-4 मिसाइल्स थी। तो इसका मतलब है बहुत एम्यूनिशन ड्रॉप हुआ है ईरान में। तो वो इतना लंबा रास्ता जो है, इतनी तो किसी जेट के अंदर या बॉम्बर के अंदर फ्यूल की गुंजाइश नहीं होती, तो फ्यूलिंग तो करनी पड़ी होगी रास्ते में और गालबन इराक के किसी न किसी एरिया में रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। और वो इराक जो है इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका। तो मैं ये समझता हूँ, और वो जो टैंकर्स हैं जो कि ये प्रोवाइड कर सकते हैं जेट्स की फ्यूलिंग, बहुत बड़े पैमाने पे इसकी प्लानिंग की गई होगी। तो अमेरिका मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये हो नहीं सकता कि 100 जेट्स जो है उनकी रिफ्यूलिंग हुई है विदाउट अमेरिकन टैंकर्स ओवर इराक। एंड सो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हुई है इसमें, इंक्लूडिंग ये जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं जो कि हेवीली फोर्टिफाइड, ये भी अमेरिकन ही प्रोड्यूस करते हैं ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब। क्योंकि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो काफी हद तक अंडरग्राउंड है और उनमें काफी कंक्रीट के 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, 7 मीटर्स के कंक्रीट स्लैब्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड सो आई थिंक अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट तो है। अब अमेरिका अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाह रहा है कि डायरेक्ट ना हो, ताकि वो कल को रोल प्ले करना पड़े तो कर ले। मगर इजराइल ने, नेतन्याहू ने जो बात कही है वो तो अब सारा इजराइल उस बात को मानता है कि ईरान के पास 8-9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने का मटेरियल तैयार है या हो जाएगा अनकरीब, और अगर ऐसे उसको अलाउ कर दिया गया तो फिर इजराइल को बहुत शदीद खतरा है, एग्जिस्टेंशियल खतरा है। बट एज आई सेड, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऑपरेशन रातों रात नहीं हुआ, ये टोटली इजराइल से नहीं हुआ, ये ईरान के अंदर बैठ के उन्होंने सब कुछ किया है, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी की है और मिसाइल बैटरीज को भी, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज को भी न्यूट्रलाइज किया है, कमांडोज भी थे इनके पास और ड्रोन्स भी वहां से लॉन्च किए हैं तो अगेंस्ट दीज फैसिलिटीज, ताकि जब इजरायली जहाज वहां आए तो उनको बैटरीज अटैक न कर सके। सो आई थिंक इट वाज अ मोसाद स्ट्रोक इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन। इट्स वेरी रेयर कि इस हद तक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है
वो ज्वाइन करती है हैंड्स विद द मिलिट्री. बट दिस इज अ केस ऑफ मोसाद एंड द मिलिट्री, द IDF force creating a joint platform, first to protect the aircraft who are coming in, to provide intelligence, and last point वो ये कि ये इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये लोग जिन लोगों को उन्होंने टारगेट किया है इसके ऊपर जाहिर है इनके रिसोर्सेज जो है दे मस्ट बीन इरानियंस, डिसग्रंटल्ड इरानियंस जो कि जिन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है. एंड क्योंकि ये लोग तो मूव करते रहते हैं लीडर्स जो हैं, तो ये बड़ी प्रिसीजन के साथ ये उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको टारगेट किया गया और फिर वहाँ बम मारे गए. देखे ना, इसमें द अदर सिग्निफिकेंट थिंग इज कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से दे फाउंड आउट के सारे रेवोल्यूशनरी गार्ड का हेड कहाँ है, फौज का हेड कहाँ है, एंड सो ऑन. एंड ऑल्सो इसमें द इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग इसके मिलिट्री लीडर्स को अटैक किया गया, साइंटिस्ट को अटैक किया गया. बेसिकली दैट दोज पार्ट्स ऑफ ईरान जहाँ आइदर दोज वर मेकिंग द बॉम्ब उनको अटैक किया गया, और या दोज वर डिफेंडिंग ईरान उनको किया गया, या who have the capacity to launch counter attacks, revolutionary guards हो गए, the Iranian armed forces हो गई, and so on. तो सिविलियन लीडरशिप को नहीं अटैक किया. They could have, वो भी सोए हुए थे, उनको भी ये टेक आउट कर सकते थे, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, बट वहाँ उनको नहीं किया. आई थिंक वो इसीलिए नहीं किया बिकॉज आई थिंक कुछ प्लानिंग चाहिए होगी कि अगर रेजीम चेंज करना है तो या कोई नेगोशिएशन करनी है तो उसके लिए सिविलियंस की जरूरत पड़ेगी. सो मे बी आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द सिविलियंस आर नॉट टारगेटेड. तो मैं समझता हूँ ये स्टेज 1 है ऑफ दिस ऑपरेशन. स्टेज 2 यही होगी कि या तो कोई नेगोशिएट करके डिसमेंटल किया जाए ईरान का प्रोग्राम, और अगर वो पॉसिबल नहीं है अंडर प्रेशर एंड मिलिट्री प्रेशर, उन्होंने कहा था कि हम डिग्रेड करेंगे प्रोग्राम को, सेटबैक करेंगे और इरोड करेंगे, तो वो कुछ हद तक तो वो कामयाब हो गए होंगे. बट जब वो कह रहे हैं ना कि अभी हमने और करना है, दैट मीन्स कि दे आर गोइंग टू कंटिन्यू डिग्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग फैसिलिटीज, ताकि अगर ईरान बनाना भी चाहे न्यूक्लियर वेपन तो इट्स अगेन नाउ पुश्ड बैक अ कपल ऑफ इयर्स एट लीस्ट. सो आई थिंक इस किस्म की स्ट्रेटजी थी एंड इट्स लार्जली सक्सीडेड. So the obvious question now will be what will Iran do? Yes, ईरान क्या कर सकता है? अभी तक जो आपके तबसरे के मुताबिक और जो हक़ाइक़ बता रहे हैं वो ये कि इतनी मरबूत प्लानिंग थी इसराइली एजेंसी और उसकी फोर्सेस के दरमियान कि ईरान संभल नहीं सका और उसकी सारी तैयारियां रेत की दीवार साबित हुई. यहाँ तक कि चकमा दिया गया इसराइली वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से ईरानी हुकाम को कि वो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि रात के इस पहर भी ये अटैक हो सकता है. एक तो ये कि इसराइल का ये इल्ज़ाम लगाना कि ईरान एटमी बम बना सकता है या न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब पहुंच चुका है. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है. दोनों बयानात एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते. ईरान दर्दनाक इंतकाम की बात कर रहा है, जहन्नुम का दरवाज़ा खोलने की बात कर रहा है, मज़ा चखाने की बात कर रहा है. ईरान क्या करेगा इसके बाद? इस वक्त तो ईरान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है मेरा ख्याल. देखिए, अभी पहली खबर तो यह है कि उन्होंने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अगेंस्ट इजराइल. पता नहीं कब के वो चले हुए हैं ड्रोन्स और कब पहुंचेंगे, और रास्ते में ईरान के जो दुश्मन मुल्क हैं या जो अमेरिकन एलाइज हैं या इजराइल के एलाइज हैं, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, वहाँ उनमें से मेजॉरिटी तो वहीं शूट डाउन कर दिए जाएंगे. ड्रोन्स आर स्लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड सो आई थिंक वो जो अटैक है वो तो कुछ हद तक रिपल्स हो जाएगी. उसके बाद ईरान इज थ्रेटनिंग टू लॉन्च मिसाइल्स. दे हैव लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड दे कैन लॉन्च देम. मगर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट मिसाइल्स आल्सो वेरी स्ट्रांग, और रास्ते में अगेन दे विल बी अटेम्प्टेड विद अमेरिकन हेल्प टू डिफ्यूज देम. तो मेरा अपना ख्याल है कि ईरान थ्रेटन तो कर रहा है कि न्यूक्लियर जैसा रिस्पॉन्स हम करेंगे, बट अभी उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है. अभी वो सम स्क्रू ड्राइवर्स टर्न अवे फ्रॉम द वेपन. फिर वो वेपन के अलावा भी उसकी लॉन्च का भी होता है, उसकी ट्रिगर का भी होता है, एंड ऑल दीज इश्यूज. और अभी यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो कहते हैं 50 से 60% हुई है. इसको टू मेक अ गुड बॉम्ब यू हैव टू गो अप टू 90%. डर्टी बॉम्ब तो आप कर सकते हैं 70% पे भी, बट आई थिंक ईरान इज नॉट इन अ पोजीशन टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स राइट नाउ. तो इसीलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है इजराइल ने, एंड आई थिंक इट्स बीन लार्जली सक्सेसफुल.
अब ईरान करेगा क्या? अगर ईरान अमेरिकन इंटरेस्ट को, अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन को अटैक करता है इन द मिडल ईस्ट, तो फिर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, बिकॉज अभी भी डोनाल्ड ट्रंप समझता है कि अगर इसको हमने ईरान को कंट्रोल कर लेते हैं और रिजीम चेंज कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते, लाइक दे डिस्ट्रॉयड लिबिया, लाइक दे डिस्ट्रॉयड टू बिगिन विद इराक, एंड देन दे डिस्ट्रॉयड द अदर कंट्रीज, सीरिया फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज द प्रेफर्ड ऑप्शन। मगर अगर वो नहीं है, तो अगर उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक किया, जो कह रहे हैं कि हम करेंगे, और जिसमें एविडेंस भी है कि the Americans were involved in aiding and abetting Israel, तो फिर I'm afraid this will become bigger, and they will foment chaos in Iran, assassinations in Iran, bombings in Iran, separatist movements in Iran. एक नया सिनारियो शुरू हो जाएगा। आपको याद आ जाएगा इराक में जो इन्होंने किया था और जो सीरिया में हुआ। दैट इज हाउ ये डिसमेंटल करते हैं। और सीरिया जैसा इतना बड़ा मुल्क with a great history and ancient civilization, Iraq same way. So Iran is also in the same situation. और ठीक है, it's a long, bigger civilization and so on, and a stronger country and very motivated. But at the end of the day, आपने देखा कि किस किस्म का reaction या response आया from the international community. Very interesting. पाकिस्तान ने condemn किया, सऊदी अरेबिया ने condemn किया, यूएई ने कंडेम किया, ओआईसी भी कंडेम करेगी, मगर यूरोपियन नेशंस ने उन्होंने कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि एस्केलेशन को रोका जाए। ये इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो हर एक का बयान ये है कि एस्केलेट नहीं होना चाहिए, रोको, एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है या ये कंडेम किया है ओपनली, लाइक से पाकिस्तान ने जैसे किया या इवन सऊदी अरेबिया ने जैसे किया। तो आई थिंक इसका मतलब ही ये है कि दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लान कि एस्केलेशन को रोका जाए, और रोक के फिर डोनाल्ड ट्रम्प एंड अमेरिका एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्ले सम रोल, जिसमें रेजीम चेंज भी हो जाए, ईरान की लंबी चौड़ी डिस्ट्रक्शन ना हो, मगर न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉरएवर एंड फॉरएवर खत्म कर दिया जाए। दैट वुड बी द मोटिव बिहाइंड दिस, कि एस्केलेट ना करें, बिकॉज इशारा किसकी तरफ है? इसराइल ने तो जो करना था कर दिया और वो करता जाएगा। वो ईरान को कह रहे हैं ना कि आप ना रिस्पॉन्ड करें जी, जैसे पाकिस्तान को कहा था जब इंडिया ने किया, तो एस्केलेट ना करें। अच्छा, अब बात यह है कि ईरान ने फैसला कर लिया जैसे पाकिस्तान ने किया था कि आपने हिट बैक तो करना है। अब वो हिट बैक अगर ज्यादा कामयाब हो जाता तो फिर एस्केलेशन हो जाएगी फ्रॉम द इजरायली साइड, और अगर कंस्ट्रेंट रहता है, रिस्ट्रेंट रहता है, तो फिर शायद space for dialogue and ceasefire can take place. अच्छा, लेकिन सिर साहब, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मामला था, इसराइल और ईरान, इसमें ईरान बहुत कमज़ोर मुल्क है जिसमें अंदरूनी कशमकश भी अपनी जगह अहम है। आपने माजी का भी हवाला दिया, चैलेंजेस अंदरूनी तौर पर क्या रहे, मुआशी दबाव अपनी जगह पर अहम है। तो सिर साहब, ईरानी अवाम स्पेशली अगर इस तरह से जंग लगती है और वहाँ मुजाहरे शुरू हो गए हैं और बदला लेने का कहा जा रहा है, हुकूमत पे दबाव अंदरूनी तौर पर बढ़ाया जा रहा है, अवाम किस हद तक हुकूमत के साथ होगी और रजीम चेंज के लिए कितने हालात साजगार हैं ईरान के अंदर? जी हाँ, बहुत अहम सवाल है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर ये जो रेजीम है ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बिकॉज बड़े इस रेजीम की फॉरेन पॉलिसी के बेस के ऊपर, रेडिकल इस्लामिक पॉलिसी के बेस के ऊपर बहुत सी सफरिंग की गई है ईरान की इकोनॉमी ने, ईरान के लोगों ने। सैंक्शंस लगे हैं और इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, हालात अच्छे नहीं है ईरान के अंदर, एंड लोग तंग भी आए हुए और बड़ी घुटन है वहाँ, इस पर कोई शक नहीं है। तो इस रेजीम बड़ी ऑपरेसिव रेजीम। अच्छा, अब ये एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, एक नेशनलिज्म जो है, पर्शियन इरानियन नेशनलिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो जब ये फॉरेन इंटरवेंशन होती है इस किस्म की, तो उस वक्त वो नेशनलिज्म उभरती है। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर भी कि जब ये इंडिया ने अटैक किया तो सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई, इवन द ऑपोजिशन, पीटीआई वगैरह। तो ये एक नेशनलिज्म का इजहार होता है। अब ईरान के अंदर भी ये दो कशमकश चलेगी। एक तरफ ऑपोजिशन, वो देखेगी कि अभी क्या हमारा मौका बन रहा है, क्या अब हमें रेजीम चेंज की तरफ जाना चाहिए और आयतुल्लाह की जो रेजीम है, इस्लामिक रेजीम को ख़त्म करके एक सेकुलर रेजीम की तरफ जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक रेजीम की तरफ जाना चाहिए, जो कि अमेरिका को और वेस्टर्न को बड़ा खुश करेंगे। इस किस्म के लोग जो है उनको
शायद पीछे से सपोर्ट भी मिले। दूसरा ये कि क्या फिर खड़े हो जाए अमेरिका के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग वहाँ इस्लामिक रेडिकल्स हैं वो तो जाहिर है यही कहेंगे कि अटैक करें। बट मेरा ख्याल है कि जो लोग चाहते हैं कि एंड ऑफ दिस रेजीम, वो थोड़े नहीं है, वो साइलेंट जरूर हैं, मगर दे आर क्वाइट फेड अप विद दिस रेजीम आल्सो। तो ये कशमकश चलेगी। अब देखना ये है कि ये लोग किस तरीके से, इनकी जो हुकूमत है, ये जो लीडरशिप है, वो किस तरीके से इसको हैंडल करती है। सो आई कांट से, बट व्हाट आई कैन से इस बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि अमेरिका के साथ राब्ते में हैं, जो कि ऑपोजिशन के ग्रुप्स हैं। इंटरनल ऑपोजिशन तो नहीं है कोई भी, मगर एक्सटर्नल ऑपोजिशन जरूर है, सेपरेटिस्ट्स हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिकॉज अब अमेरिका और यूरोप जो है उनकी तरफ जाएंगे, रुझान होगा। जैसे आपने देखा कि सीरिया के अंदर क्या हुआ। सीरिया के अंदर एक आदमी, एक शख्स, एक सियासी जमात जिसको टेररिस्ट जमात कहा जाता था, उसके लीडर के ऊपर 10 मिलियन डॉलर का रिवॉर्ड था बाय अमेरिका, और यूनाइटेड नेशंस की टेररिस्ट लिस्ट के अंदर उनका नाम था। रातों रात वो सारा कुछ खत्म कर दिया गया, वो प्रेसिडेंट या लीडर बन गए हैं सीरिया के, और इस वक्त अमेरिका के MIT है, और उनको एड भी मिलनी शुरू हो गई। तो बात यह है कि ये चीजें होती हैं इस किस्म की सिचुएशन में। अब जो रेजिस्टेंस है ईरान के अंदर, जिसको अब यकीनी तौर पे हवा मिलेगी और सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द वेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से इज एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत से छोटी छोटी जमातें हैं, मगर इसके पीछे जो है, जो सोच थी एक जमाने में, वो मुजाहिदीन खल्क की थी। अब हम लोगों को याद है कि जब अयतुल्लाह ख़ोमेनी आए ईरान के खिलाफ, जब महाज बना और रेजिस्टेंस मूवमेंट बनी, तो उस वक्त मुजाहिदीन खल्क जो थी वो शाना बशाना सबसे आगे थी, और वो एक लेफ्ट विंग मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। मगर फिर अयतुल्लाह ने आ गए, और जैसे ही पावर सीज किया अयतुल्लाह ख़ोमेनी ने, इस्लामिस्ट ने, तो मुजाहिदीन खल्क को उन्होंने आइसोलेट कर दिया, और वो भागे फिर वहाँ से, बिकॉज वो इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो गई थी। अच्छा, तो अब वो मुजाहिदीन खल्क जो है, दे काफ़ी अरसे तक तो वो लेफ्टिस्ट आइडियाज़, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को वो प्रोपोगेट करते रहे, बट आई थिंक उन्होंने भी देख लिया कि दुनिया किस तरफ जा रही है, स्पेशली सोवियत यूनियन नहीं रहा, ईस्टर्न यूरोप नहीं रहा, एंड सो ऑन, एंड सो देयरफॉर उन्होंने ये रेजिस्टेंस काउंसिल बना ली है, जिसके अंदर जिसकी लीडर वो पुरानी लीडरशिप है ऑफ द मुजाहिदीन खल्क, मसूद और मरियम रजावी। ये कुछ अरसे पेरिस में होते हैं, कभी वो अल्बानिया में बेस किया हुआ है इन्होंने, और अब जो मेरी इतला है वो ये है कि अमेरिकन आर इन टच विद देम, स्पेशली मरियम रजावी, जो कि उसकी एहलिया थी मसूद की। तो वो अब इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हम डेमोक्रेटिक ईरान बनाना चाहते हैं, हम इलेक्शंस करवाना चाहते हैं, हम एक सेकुलर किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम सियासी प्रिजनर्स को रिलीज करना चाहते हैं, एटसेट्रा। तो ये बातें तो जैसे कहते हैं ना, दिस इज म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। इसी तरीके के साथ वो सीरिया के जो लीडर हैं, उन्होंने भी फिर आखिरी वक्त पे ऐसी बातें करनी शुरू कर दी थी, इसलिए फिर उनको भी तस्लीम कर लिया गया। तो इसके अलावा देयर आर सब सेपरेटिस्ट पार्टीज, ये तो है ना जो ईरान को इकट्ठा रखना चाहती है, मगर वो सेपरेटिस्ट पार्टीज भी हैं जिसके साथ अमेरिका के तल्लुकात हैं। एक तो खैर जाहिर है वो कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी है, और इसके साथ साथ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है। अब कुर्दिस्तान का तो एक और ही मामला है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो टर्की में भी है, इराक में भी है, ईरान में भी उनका हिस्से है, बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। इसी तरीके के साथ बलोच लिबरेशन सेपरेटिस्ट के भी दो हिस्से हैं, एक है बलोच ग्रुप जुदुल्ला, जिसके बारे में सबने सुना है, वो सिस्तान के अंदर है, और दूसरा है जैश-ए-अदल, वो भी एक बलोचों का ग्रुप है, ये भी ईरानियन में ऑपरेट करते हैं, इनके साथ भी अमेरिका इनके साथ रास्ते में है। और फिर एक छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे पीपल्स फिदायीन गुरिल्ला ग्रुप है, वो भी लेफ्टिस्ट है, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, एक छोटी सी जगह है आवाज, वहाँ एक सेपरेट प्रोविंस, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहाँ भी है, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है, और एक और फाइनली कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर एक ग्रुप बैठा हुआ है जिसका नाम है रिस्टार्ट,
वो राइट विंग ग्रुप है जो कि रिपब्लिकन पार्टी के बड़ा करीब है। ओके, तो मतलब है कि इस किस्म की खिचड़ी जो है ना, अब वो पकी हुई है, अब वो किसको उठाते हैं, किसको लेके जाते हैं, किस आपको याद होगा अफगानिस्तान में भी ऐसी हुआ था ना, करजई, और उसके बाद फिर आपने देखा गनी आ गया एंड सो ऑन। तो वहां भी इसी किस्म की चीज थी, और अब यहाँ भी अमेरिका जो है ये पर फैलाएगा और ऐसे लोगों के साथ राब्ते में जाएगा कि किसी तरीके के साथ एक इंटरनल थ्रेट भी होनी चाहिए, अगर रेजीम चेंज करनी है तो किसको लाना है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स द सिनेरियो। हाँ, नक्शा समझना मुश्किल नहीं है कि मगरबी और अमरीकी मफादात को क्या क्या सूट करता है और उसके लिए ज़मीन कितनी हमवार है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिट साहब, आपने कहा ईरान के पास ऑप्शंस महदूद हैं, लेकिन जाहिर है इस रजीम को अपने सर्वाइवल का इशू भी दरपेश है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सरेंडर करना फॉरेन टॉक्स के लिए ये एक और हजीमत होगा ईरान के लिए। डोनाल्ड ट्रंप मिक्स सिग्नल्स देते आए हैं, इसकी वजह से वो कंफ्यूज भी कर देते हैं हिकमत अमली को लेकर। अब उनका ये कहना है कि अगर ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो अमेरिका इसराइल का मुकम्मल दिफा करेगा। अगर अमेरिका मुकम्मल दिफा करता है इसराइल का, तो ईरान की मदद को कौन कौन आ सकता है, या इस जंग को रोकने में किरदार कोई अदा करेगा, या ये जंग लंबी चलेगी जब तक इसराइल अपने मफादात हासिल नहीं कर लेता? नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा लंबी जंग नहीं चलेगी। इसराइल ने तो खुद ही कहा है कि हफ्ता 2 हफ्ते फिर पॉज होगा नेगोशिएशन के लिए, बातचीत के लिए, सियासी इनिशिएटिव्स के लिए। ये नॉर्मल ऐसे ही होता है। ऐसे तो नहीं है ना कि आप एक जंग करके कंट्री को कॉन्कर कर लेते हैं, वो तो पुराने जमाने की बातें हैं, तो कोई ऑक्यूपेशन तो होनी नहीं है। सो देन देयर स्पेस फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो मेरा ख्याल है कि ये इसराइल के 1-2 और हमले होंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शोर शराबा पाड़ के वो आ जाएंगे। मगर मुझे जो खदशा, जो फिक्र है ना, कि ईरान जो है वो जब रिटेलिएट करेगा तो वो किस किस्म की रिटेलिएशन होगी। जैसे मैंने पहले कहा, उसको अमेरिका को भी करेगा या सिर्फ इसराइल को करेगा। अगर अमेरिका को नहीं करता तो फिर जल्दी जंग बंद हो जाएगी, अगर अमेरिका को करता है तो फिर और भी नुकसान होगा। बट एनीवे, मैं समझता हूँ कि रशिया, चाइना विल एंड अप हैविंग टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ अ रोल, क्योंकि इस वक्त जो एक्सेस बन रही थी वो यही बन रही थी ना कि चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, ये सब इकट्ठे हो रहे थे। तो ईरान इज पार्ट ऑफ दैट एक्सेस, और ये वही एक्सेस है जिसने ईरान को बेल आउट भी किया है। चाइना बहुत ईरान से तेल लेता है सैंक्शंस ब्रेक करके, ईरानियन इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है। तो चाइनीज डिप्लोमेसी एंड रशियन डिप्लोमेसी विल कम इनटू प्ले। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि रशिया इज ऑलरेडी वेजिंग अ वॉर इन द यूक्रेन, जहाँ वो ट्रंप के साथ नई बात बन रही, वहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ट्रंप की जो एक एफर्ट्स हैं वो कामयाब नहीं हो रही वहाँ यूक्रेन में। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस में शोर शराबा पड़ेगा कि इसको बंद किया जाए, बिकॉज इसराइल के हक में तो बहुत कम लोग हैं ओपनली। मैंने कहा ना आपको कि कंडेम नहीं किया वेस्टर्न नेशंस ने, मगर सपोर्ट भी नहीं किया। वो सारे यही कह रहे हैं एस्केलेशन एस्केलेशन। तो उससे आप यही समझे कि अब कोई ना कोई एस्केलेशन रोकने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशंस पास होंगे, सीज फायर होगा या कुछ इस किस्म की चीज होगी, और फिर एक दफा फिर नेगोशिएशंस और इंस्पेक्टर्स और डील्स और ये सारी बातें फिर शुरू हो जाएंगी। और अगर ऐसे ना हुआ और ईरान ने रेजिस्ट किया इस चीज को, तो फिर मैं समझता हूँ ईरान के अंदर और भी इंतशार होगा और भी क्राइसिस बढ़ेगी, सियासी क्राइसिस, और दैट कुड लीड टू मेनी सीरियस इश्यूज ईरान का। आपने देखा कि जब इराक के अंदर भी डेंजर था कि इराक टूट जाएगा, सीरिया के अंदर भी ये डेंजर था, मगर वो बचा लिया उन्होंने इन दैट सेंस। फिर नए मुल्क नहीं बने। यहाँ तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हैं, वहाँ तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी नहीं थे, यहाँ तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हैं। वो बलूचिस्तान वाले हैं, कुर्द वाले हैं, कुर्दिश एंड सो ऑन। सो आई थिंक ईरान की जो भी रिस्पॉन्स होता है विल बी वेरी क्रिटिकल। ग्रेटर इसराइल प्लान का भी आपने तस्करा किया था कि कहाँ तक सिलसिला जाएगा, तो क्या ये ग्रेटर इसराइल प्लान का आखिरी एपिसोड है ईरान पर अटैक, या बात आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा यही कहते रहे हैं कि वी आर पीसफुल, आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ओनली इंडिया स्पेसिफिक इन डिफेंस। वी हैव नेवर, हमने कभी भी ये इस किस्म की इजराइल के खिलाफ कभी थ्रेट, ओपनली थ्रेट नहीं की। डिप्लोमेटिक हम बात करते हैं, बट वी हैव नेवर डन एनीथिंग एल्स। यहाँ तक कि ऐसी स्टेजेस भी आई हैं
जहाँ जब अरब ममालिक तैयार हो गए थे इसराइल के साथ कुछ तल्लुकात बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ भी आवाज़ें खड़ी हो गई थी कि हम भी तल्लुकात बना लेते हैं। अगर जिन लोगों का डायरेक्ट मसला है अरबों का, ये फ़लस्तीन, तो अगर वो तैयार हो गए हैं कि जी इनके साथ कोई बातचीत हो जाए या डिप्लोमेटिक रिकग्निशन हो जाए या कोई सोल्यूशन निकाला जाए, तो फिर हम कौन होते हैं चौथे महल्ले बैठ के सारा वक्त लड़ने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि वो इस किस्म की जब बात होती है, जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी हुई, उसके बाद भी हुई, तो हालात बदल जाते हैं। इवेंचुअली मैं ये समझता हूँ कि हम वही करेंगे जो सऊदी अरेबिया, यूएई और ओआईसी सारे मुल्क मिलकर ही कोई ना कुछ होगा, जो भी होगा, एंड वी विल फॉलो दैट। हम अलहदा नहीं खड़े हो सकते, ना अमेरिका के खिलाफ, ना इसराइल के खिलाफ, ना ही हम अपने आप को एक रेडिकल इस्लामिक रेजीम कहलाते हैं, जैसे कि ज़िया-उल हक के ज़माने में था कुछ इम्प्रेशन, या ईरान के बारे में ये कहा जाता है, या तालिबान के बारे में ये कहा जाता है। और आपने देखा कि तालिबान भी अब थोड़े बहुत सीधे हो गए हैं, अब वो भी सोच रहे हैं कि जी किस तरीके के साथ जरा मॉडरेशन की जाए, ऐसा मॉडरेट हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया बहुत आगे निकल गया मॉडरेशन के अंदर। एक ज़माने में सब दुनिया की सबसे ज़्यादा फंडिंग मॉस्क्स को और देवबंदी इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया करता था, सब बंद हो गया अंडर MBS एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ उस किस्म की अब थ्रेट नहीं है टू इसराइल जो कि एक ज़माने में थी, जो इसराइल समझता था, क्योंकि अब हमारे बम बना लिए हमने, और हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कभी भी धमकी, न्यूक्लियर धमकी नहीं दी कि जी हम ये इस्तेमाल करेंगे या हम कर सकते हैं किसी के खिलाफ, या हम एक्सपोर्ट करेंगे। आपने देखा, हमने तो ये बात समझाने के लिए लोगों को कि वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड वी आर नॉट एन इस्लामिक रेजिम एंड दिस इज नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब। वो आपने देखा, हमने AQ खान की भी छुट्टी करा दी थी एंड सो ऑन। तो मतलब वी आर नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब। सो ये जो डर रहा ना उनको कि इस्लामिक बॉम्ब, तो वी आर नॉट एन इस्लामिक बॉम्ब। ठीक है। अब इसका एक और पहलू जिसको लेकर दुनिया बहुत परेशान है कि अगर ये जंग तवालत पकड़ती है और इसराइल अपने मकासद और के लिए इसको आगे लेकर जाता है, तो इसकी माशी कीमत दुनिया क्या अदा करेगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, क्या बैकडोर आपके ख्याल में कोई बातचीत चल रही होगी, क्योंकि सेकंड चांस के लिए डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे हैं ईरान पर। मीनवाइल तेल की कीमतों में इजाफा हो गया जैसे ये खबर मार्केट में आई अटैक की, तो ईरान के पास क्या इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दे और मजीद मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि ईरान के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे हालात कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि जो भी ईरान करेगा दुनिया उसको कहेगी एस्केलेशन। दुनिया ये एस्केलेशन जो है वो इसराइल के खाते में नहीं डालेगी, ईरान के खाते में डालेगी। अब मैंने कहा आपसे कि ईरान बहुत कुछ कर सकता है और फिर कुछ नहीं भी कर सकता। अगर तो ईरान ने ऑयल पाइपलाइंस जो सी लेन्स हैं उसको अटैक किया, और तो फिर तो मसला बन जाएगा। और इसी तरीके के साथ अगर अमेरिकन बेसिस को उन्होंने बहुत शदीद तरीके से अटैक किया है, काउंसिल एम्बेसीज को या उनके जो मिलिट्री बेसिस है इन द मिडल ईस्ट, तो देन यस इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। मगर अगर एक दिखावे के लिए कुछ छोटा मोटा कर दिया तो मेरा ख्याल है दैट विल बी ओके, कि भाई हमने किया भी है और नहीं भी किया, और लेट्स टॉक नाउ, लेट्स गो टू द यूनाइटेड नेशंस एंड टॉक एंड सो ऑन। बट अगर ये तेल वाली बात बड़ी खतरनाक है, उसकी वजह ये हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे पास ना रिजर्व्स होते हैं और प्राइस इज वेरी क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल। एक जमाने में $130 था बैरल, और अब जाके कोई 60 के करीब आधी कीमत है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल बिल जो है, जो कि बहुत मेजर बिल है ऑल आर इम्पोर्ट्स, वो कम हो गया है, और ये अब थोड़ी बहुत हमें ब्रीदिंग स्पेस मिली है। मगर अगर अब ये $60 से ये 70, 80, 90 तक फिर पहुंच जाता है, तो देन ऑब्वियसली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर, हमारी ऑयल इम्पोर्ट्स के ऊपर असर पड़ेगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई होएगी और बड़ा हमारे लिए भी मुश्किलात हो सकती है। इसी तरीके के साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो भी समुद्री जहाज़ों से ही जाती हैं, और अगर सी लेन्स डिस्टर्ब हो जाती है तो आप सोचिएगा कि योर एक्सपोर्ट्स विल फॉल। अगर आपके एक्सपोर्ट्स गिरते हैं तो फिर और भी बड़े मसले बन जाते हैं उसके साथ। तो हमारी इकोनॉमी बड़ी इस वक्त नाजुक मोड़ पे है, और इस स्टेज पे अगर हमारी ऑयल सप्लाईज महंगी हो जाती हैं या हमारी एक्सपोर्ट्स गिर जाती है या कोई डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाती है इन द रीजन, तो दैट विल हर्ट अस। तो हमारा भी इंटरेस्ट यही होगा कि जल्दी से जल्दी कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो या पॉज हो, ताकि ये ना हो। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ,
अभी आपने देखा ये पानी के मसले के ऊपर सिंध के अंदर उधर सड़कें वड़कें बंद कर दी थी जी, आपको पता है, जी, याद है ना आपको? बिल्कुल। तो उसके साथ क्या हुआ कि आपकी उस महीने की जो एक्सपोर्ट है, जो पेशावर से या पंजाब से जो ट्रक्स जाते थे या कंटेनर्स जाते थे, वो सारे रुक गए और वो उस महीने एक्सपोर्ट नहीं हो सके। वो अगले महीने जब ये सड़कें वड़कें खुल गई तो फिर जाके ये एक्सपोर्ट हुए। तो ये मतलब है इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। छोटी छोटी डिसरप्शंस भी हैं, वो भी आपकी इतनी सेंसिटिव, एक ही आपका पोर्ट है, यही एक ही सड़क है आपकी नेशनल हाईवे, और अगर वो सी लेन्स ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर व्हाट विल यू डू? सो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसलिए लेट्स होप के ईरान का जो भी रिस्पांस है इट शुड बी कंसिडर्ड, बट इट शुड आल्सो ओपन द वे फॉर अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑन दिस इशू। ठीक है, वक्त के साथ साथ और भी बहुत से सवालात उठेंगे सेठ साहब, लेकिन अब तक जो सिचुएशन है उस पर तो हमें सैर हासिल तब से पता भी चल गया कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर क्या ऑप्शंस हैं और कौन कौन क्या इकदाम उठा सकता है। अगर आप सवाल पूछना चाहें सिचुएशन से मुतालिक तो इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।